इन लॉज जो सास ससुर का सिस्टम रहता है, तो हस्बैंड वाइफ की तो ठीक है बॉन्डिंग, लेकिन जो इन लॉज से जो एडजस्टमेंट का टाइम है उसकी वजह से तमाम सारे क्लैसेस और इवन डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो और अच्छा एक और चीज़ है कि अगर पेरेंट्स से पूछा जाए कि उनका लड़का अगर वाइफ की बात मानना शुरू कर देता है तो जोरू का गुलाम है ये, क्योंकि बहू का कहना मान रहा है। और अगर वो उनसे पूछा जाए कि आपकी बेटी के लिए कैसा जमाई चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा चाहिए जो बिल्कुल बेटी का कहना माने। तो ये दोगली ज़िंदगी, जो डबल स्टैंडर्ड ज़िंदगी है, ये इसका क्या सॉल्यूशन है? मतलब तो यहाँ क्या पर होना क्या चाहिए? ये वाक़ई में आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। और ये जिसमें आपने बोला ना, इसमें जो आपने कहा इन-लॉज़ हैं, वो खुद भी तो यही चाहते हैं कि हम पार्टनर्स एक-दूसरे के ही होके ज़्यादा रहें। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर वो ये भूल जाते हैं कि हम भी कभी न्यूली मैरिड थे, हुँ, हुँ। हम भी कभी सेम सिचुएशन में थे और हम भी ये चाहते थे कि कोई बहुत ज़्यादा हमको टोके ना, हमको आपस में अपनी ज़िंदगी हमारी जीने दें। राइट। जब हम एज़ अ पेरेंट्स के रोल से मैं बात कर रही हूँ, हमारे बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने के लिए उनको फ्रीडम देंगे, जब वो एडल्ट हो चुके हैं। क्योंकि एक स्टेज आती है जब चिड़िया भी अपने बच्चे को घोंसले से उड़ा देती है। राइट। अगर चिड़िया भी उसके पीछे-पीछे बैठी रहे और उसको घोंसले से ना निकलने दे, तो क्या होगा? उसके बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी पूरी नहीं हो तरह से, पाएगी, वो नहीं हो पूरी पाएगी। ज़िंदगी अपनी स्ट्रगल डिपेंडेंट करेगा। रहेगा। यस, यस, बिल्कुल। तो बात कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पेरेंट्स को ये बात समझने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पेरेंट्स को क्या होता है कि फीमेल्स के साथ ये होता है, इसको कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, कि जब ओके। बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे आगे चले गए, अब फीमेल्स अपनी पूरी ज़िंदगी ना बच्चों के सराउंडिंग ही रहती हैं कि राइट। बच्चे के लिए करना है, बच्चे के लिए वो करना है। जिनकी अपने हस्बैंड से नहीं भी बन रही होती ना, वो भी भूल जाती हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन है, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती हैं। राइट। जब बच्चे बड़े होके अपनी ज़िंदगी चुन लेते हैं, और हर कोई चुनता है, उन्होंने भी चुनी होती है। राइट। तो जब वो किसी नए रिश्ते में जाते हैं, तो वो जो फीमेल्स जो मदर होती है, जो हाँ, फादर होते हैं, जिनका बच्चा सारा टाइम उनके ऊपर डिपेंडेंट था, अब वो टाइम बढ़ जाता है उसका। वो किसी और से प्यार कर रहा है। राइट। वो किसी और के लिए। मुझे यहाँ पे एक बात, मुझे ये जो चीज़ रियलाइज़ हुई, मुझे फर्स्ट टाइम तभी रियलाइज़ हुई थी जब मेरे हस्बैंड और हमारा जब एंगेजमेंट हुई, तो फर्स्ट टाइम हम मिल रहे थे, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए कार्ड लेकर आई, और उस कार्ड के ऊपर लिखा था, यू आर द बेस्ट पर्सन इन माय लाइफ। ओके। तो मैंने वो घर लाकर दिखाया कि ये कार्ड लिया है, तो मेरे पापा ने उसको पढ़ा, और मेरे पापा पढ़कर और उन्होंने बोला, अच्छा, वो बेस्ट पर्सन है। माय गॉड! उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगी। हाँ, क्योंकि अभी तक क्या था कि मैं अपने पापा की बेटी हूँ, मुझे रोल मेरे मॉडल है। पापा, हाँ, मेरे पापा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मतलब मुझे यही था कि मेरे पापा, 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 और हुँ। एकदम से अच्छा अब कोई और बेस्ट हो गया, तो वो चीज़ ना, वो जो घूँट भरना होता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी, वेरी ट्रू। हमारे लिए भी होगा वो। हुँ। तो लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम वो घूँट नहीं भरेंगे ना, तो हमारा जो बच्चा है वो बेचारा परेशान रहेगा, क्योंकि उसकी लाइफ तभी ब्यूटीफुल होती है जब वो अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे, खुश रहे। और जब वो कपल को ये इनसिक्योरिटी नहीं होती ना, ये डर नहीं होता कि पेरेंट्स हमको रोकेंगे टोकेंगे, पेरेंट्स हमको कुछ बोलेंगे, या मेरे पेरेंट्स मुझे बोलेंगे कि जोड़ू का गुलाम हूँ मैं, तो वो और खुशी से पेरेंट्स के पास जाते हैं यस। और अच्छे से उनको रिस्पेक्ट देते हैं, दोनों मिलकर देते हैं करेक्ट, करेक्ट। मतलब रिस्पेक्ट उनको। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन सोसाइटी में कंट्रोलिंग रहता है कि शुरू से ही उनको कंट्रोल करके रखा जाए, दबा के रखा जाए, जिसकी वजह से वो रिबेलिएशन होता है और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और ऐसा नहीं, मतलब बहुत से लोग हैं जो मतलब बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर रहे हैं, आपस में प्यार से रहते हैं। बहुत सारे इन-लॉज़ ऐसे हैं जो पेरेंट्स की तरह ही हैं। आप देखोगे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ, हमको डबल मदर मिल गई हैं, डबल फादर मिल गए हैं। राइट। ये चीज़ वहाँ आ जाती है जो आपने कहा बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ आपस में जो पेरेंट्स हैं उनकी बॉन्डिंग नहीं है। ओके। जिसका अपना रिश्ता खूबसूरत रहा है ना, उसको हुँ। इस चीज़ की समझ होती है कि दूसरे का रिश्ता अगर हम कोई और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो रिश्ता कैसा रहेगा। वो करेक्ट। कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से उनका रिश्ता खराब हो। राइट। तो यहाँ पर पेरेंट्स को ये समझना है कि कभी भी रिश्ता खराब करने का हमें रीज़न नहीं बना, और पेरेंट्स चाहते नहीं है रिश्ता खराब हो। पेरेंट्स सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हमको हमारी अटेंशन वग़ैरह जो वो मिलती रहे। ऐसा हुँ। ना हो कि बच्चा हमसे दूर हो जाए। तो बच्चे अपने लेवल पे पेरेंट्स को कभी ये फ़ील ना होने दें कि मैं एक रिलेशनशिप में आने के बाद तुमसे दूर हो रहा हूँ या तुमसे दूर हो रही हूँ। अब मैं तुमको कभी पूछूँगा नहीं लाइफ़ में, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर पूरी एक लाइफ़ डिवोट की होती है। राइट। उनकी अपनी एक इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो जी। अगर आप उनको फ़ील करवा रहे हो ना, तो ही होता है कि उनको बुरा लग रहा है, तो वो राइट। और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश तो करेंगे। बैलेंस बना के चलना है कुल मिला। एक बैलेंस बनाना पड़ता है, पर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल भी हो जाता है कई बार, लेकिन वहाँ पर फिर उसके बाद जो कपल है उसको यही समझने की ज़रूरत होती है कि कभी भी
किसी भी साइड के पेरेंट्स की वजह से हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना है। जैसे मैंने कहा था कि मेल वर्सेस फीमेल जो सोसाइटी का है वो हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए, वैसे ही तेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स ये हमारे रिश्ते में नहीं आना चाहिए। हम दोनों जब एक रिलेशनशिप में आ गए हैं, अब हम दोनों तो एक टीम हो गए, अब हम एक फैमिली है। ये हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ये समझते नहीं है, वो हमेशा उनको ये रहता है तुम्हारी फैमिली ने ये बोल दिया, मेरी फैमिली ने ऐसे बोला था। इस चीज के ऊपर कभी भी मत लड़ो, आपस में एक हो जाओ। अब हम एक फैमिली हैं, अब बोलो कि वो ऐसे बात कर रहे थे, वो ऐसे बात कर रहे थे, बताओ कैसे इसको सॉल्व किया जाए, मिलकर करो उसको। होम टीम मजबूत है, हस्बैंड वाइफ की टीम मजबूत है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो बाकी सारे झगड़े और सारी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कई बार किसी को ये पता ही नहीं होता है कि मेरी टोन जो है वो ऐसी जा रही है, मतलब समटाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर बिहेवियर। तो वो कैसे, किस समय उनको सजग हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन मतलब पूछा है वो कि किए जा रहे हैं, उनको लग रहा है मैं तो ठीक कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा इसकी वजह से कितनी बड़ी दरार आती जा रही है जिंदगी में। मैं वही बता रही थी कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ना, मतलब मैंने देखा इस पे रील्स भी आती हैं, लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी टोन खराब है ना। तो टोन खराब होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि हम तो दिल के साफ हैं, जो मुंह पे आता है हम बोल देते हैं। दिल का साफ होना और मुंहफट होने में फर्क होता है राइट। है ना। अगर आप दिल के साफ हो तो इसका मतलब ये है कि आप मन में कुछ छुपाव नहीं रखोगे, आप सामने वाले पर्सन को सब कुछ बता दोगे जो क्लियर क्लियर आपके माइंड में आ रहा है। लेकिन मुंहफट होने का मतलब है कि आपको परवाह ही नहीं है सामने वाले को क्या लग रहा है। हाँ। आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप जब दिल के साफ हो तो आप एम्पैथाइज करते हो। दिल का साफ पर्सन एम्पैथ होता है, राइट राइट एम्पैथाइज करता है कि अगर मैंने नहीं बताया ना इसको सच, तो इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। राइट। और मुंहफट होते हैं कि वो बेइज्जती करने में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। दिल के साफ बेइज्जती नहीं कर रहे होते, वो डाउन नहीं करेंगे किसी को भी। और टोन की जहां बात आई, तो अगर आपको खुद को पता है ना कि मेरे अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं बात जो करता हूँ या करती हूँ मेरी टोन खराब हो जाती है, तो आपकी टोन को ही सुधार लो। क्योंकि ये हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर कोई आपकी टोन पहले देखता है, फिर आपके वर्ड्स देखता है, और आपकी इंटेंशन क्या है वहां तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। कोई बहुत ही महान आत्मा हो जाएगी, उस लेवल तक पहुंच जाएगी, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, वो कहेगी, जैसे कहते हैं ना गौतम बुद्ध बैठे थे, एक आदमी आया और उनके ऊपर थूक कर चला गया। राइट। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा कर रह गए। तो उन्होंने पूछा, अभी उनके जो चेले थे उन्होंने पूछा कि भी क्या बात है, उनके शिष्य जो बैठे थे कि क्या हुआ, आपने मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तो वो बस मुस्कुरा के रह गए। 2 दिन बाद वो फिर आया, वो फिर उनके पास आकर रोने लग गया, आंसू आ रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ, आप आज भी बस मुस्कुरा कर रह दिए। तो कहते इसके पास ना शब्द नहीं थे, पहले इसको मेरे तरफ बहुत गुस्सा था तो इसने वो रिएक्ट किया, और आज ये पश्चाताप था इसको अंदर से, तो इसके आंसू निकल रहे थे। तो मतलब उन्होंने उसका जो वो एक्शन भी हुआ कि उसने इतना गलत पीछे के इंटेंशन पीछे समझ की लिए थे, इंटेंशन समझ ली। बट उसके लिए हर कोई गौतम बुद्ध अभी नहीं बन हम सकता। बुद्ध नहीं है, वही मेरे हस्बैंड हर पॉडकास्ट में ये बोलते हैं कि हम बुद्ध नहीं हुए हैं, अभी हम हाँ, बुद्धू ही हैं। सही बात है। तो हम भी बुद्धू हैं, और सामने वाला तो बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करो कि वो भी समझे, जब आप ही नहीं समझ रहे हो कि मेरी, आपको पता भी चल गया कि मेरी टोन गड़बड़ है और इससे लोग हर्ट हो जाते हैं, आप खुद नहीं सुधार रहे हो, तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी टोन को ना देखे और वो आपकी इंटेंशंस को समझे। ये नहीं होगा। ये सिर्फ कहते हैं ना कि जो सेल्फ लव की जो नेगेटिव साइड्स चल पड़ती है ना, कि आप टॉक्सिक होते चले जाओगे, इस वजह से आपसे रिश्ते दूर होते चले जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि इसकी वजह से रिश्ते दूर भी हो जाएं, तो भी हमको जो लाइफ में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो नहीं मिलती है। बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कहा है कि चाहे वो पैसा है, चाहे वो बाकी लग्जरीज हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में खूबसूरत रिश्ते होते हैं। और अगर वो खूबसूरत रिश्ते आपकी एक टोन ही है जिसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो उनको ठीक कर लो। पहला तो आपको खुद को पता है, अगर आप ऐसे पोस्ट करते हो और आपको लगता है हाँ बस मेरी टोन खराब है। दूसरा, अगर आपको हर कोई बार बार कह रहा है आकर कि हाँ, आपकी बता रहा है टोन, कि भाई ये ठीक कर लो। हाँ, तो उस पर भी आप नहीं समझते हो। कई बार कई लोगों को लगता है कि नहीं, हर कोई मुझ में ही कमी निकाल देता है। यस। एक पर्सन निकाल रहा है, 2 पर्सन निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर हर कोई आपसे आकर सेम ही बात बोल रहा है कि तो इसका आपका मतलब बिहेवियर, कोई, आपकी टोन सही नहीं होती है, हाँ, इसका मतलब आत्ममंथन करने की जरूरत है। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिस पे हाँ, काम करने की हाँ, जरूरत है। हाँ, आत्ममंथन करने की जरूरत है, और उस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। कॉन्शियस होने की जरूरत है कि आप जब बात करो तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहो कि मेरी टोन चेक में रहे। जो आपके क्लोज्ड वंस हैं उनसे पूछ लो, स्पेशली जब टोन खराब होगी, कब होगी, जब गुस्से में होगे या बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगे, थके हुए होगे,
उस टाइम पे एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाओ कि मुझे अपनी टोन नहीं खराब करनी है, क्योंकि उस टोन की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, अगर आप रिश्तों को इम्पोर्टेंस। बहुत डीपर लेवल पे आपने बताया कि पहले लोग टोन ही देखते हैं, बाद में इंटेंशन तक पहुँचते हैं। बहुत अच्छा। मैम कई बार रिश्तों में एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी और एब्यूजिव लेवल इस लेवल पर हो जाती है कि मतलब एक दूसरे के साथ रहना क्या शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड ऑफ समाज की दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, और मतलब इमोशनली चेकआउट हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि बच्चे हो गए हैं इसलिए साथ निभाना पड़ रहा है। तो और डाइवोर्स तक की बात होती है लेकिन हो नहीं पा रही होती, तो इसको रिजॉल्व करने का सही तरीका क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे आपने बोला कि बच्चे हो गए हैं इसलिए साथ रह रहे होते हैं, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि डिवोर्स का ना बच्चे के माइंड मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जब पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही ना, उसका भी उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, और हो सकता है उससे ज़्यादा हो। मैंने कहा था बच्चे का रूट है वो, राइट। तो रूट तो रिश्ता खराब होते ही हिल चुका है ऑलरेडी। रूट तो बच्चे ने जब देखा कि पहली बार ही पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, वो रूट तभी खिसक चुका है, वो वीक ओके। हो रहा है। आपका रिश्ता, पेरेंट पेरेंट जो मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स मीन्स वो रिश्ता, हम्म। है ना? आप अलग अलग एंटिटीज नहीं हो। हम्म। हस्बैंड वाइफ को लग रहा है मैं वहां से आई हूँ, मैं वहां से आई हूँ। बच्चे के लिए आपका रिश्ता, यूनिटी एक ही रिलेशन है। वो एक ट्री हो आप बच्चे के लिए। जी। अगर वहां पर ऐसा लग रहा है ना ब्रांचेस कट के गिर रही हैं, तो वो जो छाया थी वो ऑलरेडी मिलनी कम हो चुकी है। राइट। अब आप वो जो समाज का बनाया हुआ वो जो पेपर है उस पर साइन करो चाहे नहीं करो, वो इम्पैक्ट ऑलरेडी गया। अब बात ये आती है कि आपकी अपनी लाइफ, क्योंकि बच्चा और थोड़े टाइम के बाद अपनी लाइफ में निकल जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है? अगर आपको लगा अभी कि नहीं, बच्चे को बाहर जाके ये ना सुनना पड़े कि तेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया, उसके लिए भी आप साथ रह रहे हो। जब बच्चा निकल जाएगा, आगे अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी? तो ये बहुत सीरियस लेवल पर सोचने की बातें होती हैं कि जहाँ पर साथ रहना मुश्किल हो चुका है इतना ज़्यादा कि सुकून ख़त्म ही हो चुका है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो उससे बेटर होता है कि अलग हो जाओ। हो सकता है बच्चे को फिर सुकून घर में मिलना शुरू हो जाए। राइट। राइट? तो ये चीज़ें बच्चे की सोचने की जगह पहले अपनी सोचो कि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून कैसे लेकर आओगे। अगर फादर ऐसा है जो डेली मदर को पीट रहा है, जैसे वो आजकल आईआईटी बाबा अभय सिंह हैं, हाँ जो हाँ। बहुत आजकल उनकी रील्स आ रही हैं, वीडियोस जी। आ रहे हैं, तो उसमें आईआईटी जो अभय सिंह हैं, उन्होंने यही बोला कि मेरे फादर जो है मेरी मदर के पैर बांध देते थे और उनको मारते थे। माय गॉड। अब अगर हम ये कहें कि उन्होंने तो देखो आईआईटी भी कर ली, आईआईटी पास आउट हो गए, लेकिन आईआईटी पास आउट तो हो गए, लेकिन आज हम उनकी जब वीडियोस देखते हैं तो हर कोई एक पर्सन जो थोड़ा सा भी जिसको समझ है, उनकी हर बात के पीछे जो उनका ट्रॉमा है ना, वो बहुत उनकी आंखों से साफ झलकता है। उनको यस। रिश्ता बनाने से डर नहीं है, हाँ हाँ। उनको रिश्ते के नाम से डर है। इतना बचपन का ट्रॉमा आज वो घर में कर गया और इस वजह से उन्होंने ये वैराग्य ले लिया, मतलब वो चाहिए ही नहीं है। हाँ, हाँ, कि ये चाहिए ही नहीं है, क्योंकि कई बार हर हर किसी का सिचुएशन से डील करने का अलग-अलग तरीका है ना। करेक्ट। हर किसी का अलग-अलग तरीका है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कभी भी कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और मेरा जो मन है वो प्रभु भक्ति में लगा और मुझे अवेकनिंग हुई और मैंने सब कुछ त्याग दिया। नहीं, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि मेरे जो फैमिली है वो टॉक्सिक माहौल था, मेरे पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं थी, वो रोज़ मार-पीट होती थी। और उन्होंने एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक उन्होंने एक वीडियो भी डाला हुआ है। थोड़ा टाइम पहले उन्होंने शूट करके एक शॉर्ट मूवी भी बनाई है उसके ऊपर, और उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली अपनी जो स्टोरी थी उसको बताया हुआ है कि किस तरीके से बच्चे के मेंटल हेल्थ पे उनके ट्रॉमा हुआ था, और वही है जिससे वो बाहर नहीं निकल सके। तो उनको लगा कि वही जो कहा ना कि घर जाते ही पीस मिली नहीं थी, तो पीस की तलाश में वो कहीं और निकल गए। वेरी ट्रू। मतलब हमारा जो बचपन है, चाइल्डहुड है, ये काफ़ी कुछ डिसाइड करता है फ्यूचर की लाइफ में कि एक बच्चा आने वाली लाइफ में क्या करने वाला, और उसमें फादर मदर दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो आप एक दुनिया को एक गिफ्ट दे के जाने वाले हैं। हमने सभी को एक दिन जाना है, लेकिन आपने किस तरह से उसकी परवरिश की है, तो ये बहुत मैटर करता है। मैम एक चीज़ आती है जहाँ पर जनरली पूछा जाता है कि एक आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए, आइडियल वाइफ कैसी होनी चाहिए, या जनरली ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे एक अच्छा रिश्ता निभाया जा सकता है एज अ मेल के अंदर और एज अ फीमेल के अंदर। देखिए, वैसे तो अगर कहूँ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना? जी। हर जैसा जिसकी पर्सनैलिटी है, जिसने समझ लिया, उसके अकॉर्डिंगली ये जो डेफिनेशन है ये बदलती चली जाएंगी कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मेजॉरिटी, जो एसेंस है एक रिलेशनशिप का, वो यही है कि आप जब पर्सन के सामने बैठो, सबसे पहला तो ये है कि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अब वो बंध गया है,
अब वो अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी नहीं सकता। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप अब मेरी लाइफ में कई चीज़ों की कमी हो चुकी है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। आप केयर कर रहे हो उसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मुझे रात के 10 बजे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है ड्राइव पे, और मेरे हस्बैंड मुझे ये कह रहे हैं कि रात के टाइम तो कहीं नहीं जाएगी, और दूसरा वो मुझे ये कह रहे हैं कि रात के टाइम रोड पे बहुत इस तरीके के लोग होते हैं, पहले भी 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, तो तू रात के टाइम मत जा, तू दिन में चली जाइयो, तू शाम को चली जाइयो। दोनों बातों में फ़र्क है, टोटली डिफरेंट है। दोनों बातों में फ़र्क है। अगर हम मुझे ऐसे कहेंगे कि नहीं जाना, इसका मतलब कि मैं यही फील करूंगी कंट्रोल हो रहा है, मैं कंट्रोल हो गई, राइट। लेकिन जब ये बोला गया कि ये रीज़न है जिसकी वजह बिकॉज से, ऑफ केयरिंग एटीट्यूड, तो ये कईयों को लगता है कि फ्रीडम देने का मतलब ये हो जाता है कि हम दूसरे को फ्रीडम दे रहे हैं, अब वो कुछ भी मर्जी करे तो हमें कुछ कहना नहीं है। नहीं, आप पार्टनर हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ गलत हो सकता है तो वहां पर आपको बोलना है। वहीं बोलने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। वाइब ये नहीं जानी चाहिए कि कंट्रोल कर रहे हो, वाइब यही जाना चाहिए कि केयर कर रहे हो। कंट्रोलिंग नहीं करनी है, केयर करनी है एक दूसरे की, क्योंकि हमने ही पूरी जिंदगी एक साथ निभानी है। तो एक दूसरे की जितना केयर करोगे उतना वो पर्सन को, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो कैच होंगी केयरिंग वाली, उतना वो आपके साथ रिश्ता जो है अच्छा होता रहेगा। और वही सबसे अच्छी क्वालिटी है कि आपके साथ रहकर ये ना लगे कि मेरी ज़िंदगी में कई कमियां रह गई। अगर मेरी ज़िंदगी में ये रिलेशनशिप ना होता तो मेरी ज़िंदगी बढ़िया होती। वेरी ट्रू। बात आती है जब रिलेशनशिप की, तो जब फीमेल्स की बात आती है, खासकर मैंने देखा है अपने फैमिली में भी, खासकर फीमेल्स जो हैं ना वो पहले बच्चे का ख्याल रखती हैं, फिर हस्बैंड का ख्याल रखती हैं। इस पूरी आपाधापी में वो अपनी केयर रखना, अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, और सेल्फ केयर जैसे हम बोलते हैं। तो एक तो मेरा सवाल है कि वो सेल्फ केयर क्यों ज़रूरी है? दूसरा, वुमेन को इवन इफ हस्बैंड इज़ अर्निंग, राइट, क्यों इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है? देखिए, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं आप, जो आपने कहा कि विमेन अर्निंग है, तो उसका तो देखिए इसमें ना 2 चीज़ें आती हैं कि मैं भी यही कहती थी कि नहीं, आपको अर्न करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है ना कि आपने रोल्स बहुत क्लियरली डिफाइन कर लिए कि आई एम द वन जो पैसे कमा कर लेकर आएगा, खाना कैसे बनना है घर में, वो कैसे उसके पैसे आएंगे, वो राशन कैसे आएगा, वो मैं करूँगा, उसकी वो हेडेक मेरी है। और वो फीमेल है जो वो बोल रही है कि मैं वो बनना चाहती हूँ जो खाना पका कर खिलाएगी। अगर आपस में क्लियरली रोल्स डिफाइन है और दोनों एक दूसरे को रोल को छोटा या बड़ा नहीं समझ रहे हैं, ना फीमेल कह रही है कि मैं तुझे खाना बनाकर खिलाती हूँ, ना मेल आगे से हस्बैंड जो है वो वाइफ को ये बोल रहा है कि मैं कमाता हूँ तो तू खाना बनाती है। तो वहां पर कोई जबरदस्ती नहीं है कि फीमेल शुड ऑल्सो गो एंड अर्न। करेक्ट, ठीक है, वहां आप पर, क्योंकि मैंने कहा कि पार्टनर्स हो ना, आपस में सॉर्ट करना है कि कैसे हमारी लाइफ की जो हमारी ये जो पटरी पे ये गाड़ी चल रही है कैसे स्मूथली चलेगी। एक दूसरे के साथ सेटिंग बिठानी है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कैपेबिलिटी के। वैसे ही अगर जैसे हस्बैंड है, उसको नहीं कमाने में इंटरेस्ट, वो नहीं, उसको लगता है मुझे तो घर संभालना बहुत बढ़िया लगता है, होते हैं पर्सनालिटीज होती हैं कुछ, यस, वो मुझे अच्छा लगता है। और आप जाओ फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत है ये। तो फीमेल कहती है पर मुझसे तो घर का मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं तो बाहर जाऊंगी, मैं कमा कर लेकर आऊंगी। उसके बावजूद भी इक्वल रिस्पेक्ट हो, ये ना हो कि जो वाइफ है वो हस्बैंड को कहने लग जाए कि तू तो कुछ करता ही नहीं है, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए कि तुम कुछ नहीं कर रहे, मैं सब कुछ कर रही हूँ। जो जो आपके लाइफ में जो कुछ कर रहा है उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसके इररिलेवेंट ऑफ दिस कि आप क्या कर रहे हो। मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। आप जो हाँ, काम दिया गया उसको आप बखूबी निभा रहे हो, दैट इज इनफ। आपका पार्टनर है, हाँ, इसलिए रिस्पेक्ट करनी है। वो Yes. क्या कर रहा है इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करनी है। वेरी ट्रू। अब बात करिए आपने जैसे कि सेल्फ केयर की ना, कि फीमेल्स अपनी केयर नहीं करती हैं, बहुत ज़रूरी होती है फीमेल्स को बहुत ज़्यादा। जब आप मदर बन जाते हो ना, तब तो सबसे ज़्यादा आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है। जैसे एक मदर बनते हैं ना, हर कोई आके बताता है कि बच्चे की केयर कैसे करनी है, अब इसको ऐसे नहलाना, ऐसे मसाज करना, इसको ये खिलाना, ये पिलाना, ऐसे सुलाना, ये गर्दन के नीचे पिल्लो रख दो। मदर को कोई नहीं बताता, मदर की तो ड्यूटी शुरू हो जाती है तब से, लेकिन उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और वो केयर की ज़रूरत अब थ्रू आउट चलेगी, क्योंकि अगर मैं अपनी केयर कर रही हूँ तभी मैं बाकी सबको अपना 100% दे सकती हूँ। क्योंकि जो फीमेल है वो बायोलॉजिकली ऐसी प्रोग्राम्ड है कि वो केयरिंग है,
उसको पता चल जाता है कि किसको किसकी सबको क्या ज़रूरत है। तो अपना क्यों नहीं पता लगाती? अपना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हस्बैंड समझे, बच्चे समझे, मैं उनकी केयर कर रही हूँ, वो मेरी करें। जो खुद की ही नहीं केयर कर पा रहे हैं, जिनकी तो मैं केयर कर रही हूँ, उनसे अगर मैं ये एक्सपेक्टेशन कर लूँ कि तुम मेरी करो, मैं क्या तुम्हारी बात कही है करूँगी। कि जो खुद की केयर नहीं कर पा रहे आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो एंड करेंगे। दिस इज़ मतलब ये फैक्ट है। राइट। मोस्टली हस्बैंड्स को नहीं पता कि खाने में क्या खाना है। वाइफ चाहे वो अगर इक्वली वर्किंग है ना, इक्वली अर्निंग भी है, कुक भी घर में है, तो भी वाइफ बता रही है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। राइट। बहुत कम होते हैं ऐसे मेल्स जो अपनी मतलब डाइट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो अपने काम में इतना चले जाते हैं कि वो ध्यान नहीं देते। लेकिन वाइफ अपने आप को ध्यान नहीं दे, अपना चाहे वो खाना नहीं खाएगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान रहता है कि बच्चों ने क्या खाया और हस्बैंड ने क्या खाया, है ना? तो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर ये आपके इनबिल्ट है, आपका कैरेक्टर क्वालिटी है, तो अपना भी ध्यान रखो ताकि 100% सबका ध्यान रख पाओ। क्योंकि अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा और हम कुछ नहीं कर पा रहे अब किसी के लिए, हमारी हेल्थ के साथ चैलेंजेस अगर हम नहीं रखेंगे, तो कई चैलेंजेस ऑलरेडी हैं फीमेल बॉडी के साथ। एवरी मंथ ऑलरेडी चैलेंज आ रहा है। राइट। मदर बनने के बाद आपकी जो कैपेसिटी है बॉडी की, वो वैसे ही कम हो चुकी है। राइट। जैसे ही 40s क्रॉस करोगे तो एक अलग स्टेज शुरू हो जाएगी। तो फिजिकल लेवल पे इतने चैलेंजेस आ रहे होते हैं कि अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे तो आप किसी से प्यार भी नहीं कर पाओगे, और जिनसे ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मेरी केयर करें, उनको तो वैसे ही नहीं समझ में आ रहा था, वो आपकी छोड़ो, वो अपनी भी उनकी खत्म हो जाएगी केयर होनी। तो आप ही आपकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस में भी जाओगे, टेंशन में भी लोगे। अपनी हेल्थ बढ़िया रखोगे तो ऑटोमेटिकली सबकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। अपना ध्यान रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, इसका सबसे बड़ा एक मुझे जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखा है, क्योंकि मैं भी मदर हूँ, 2 बेटियां हैं मेरी, और शादी के बाद और बच्चे होने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, अब तो अपने लिए टाइम ही नहीं रहता। जब अपने लिए हम अपने टाइम नहीं निकालते ना, हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम वही काम जो कर रहे हैं पूरे दिन में पूरा, लेकिन जब हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया होता ना, हमें वही सारे काम जो होते हैं थकाते हैं। लेकिन जब हमने अपने ऊपर ध्यान दिया होता है, वही सारे काम हम फुल एनर्जी में, पूरी हैप्पीनेस की इमोशन के साथ करते हैं। तो मैंने वो चीज़ जो की, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड करी थी करने के लिए। जब मैंने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी शुरू की थी, मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी थी कि मैं अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड के उठने से 1 घंटा कम से कम पहले उठूँ, ताकि वो 1 घंटा मेरे लिए हो। वो 1 घंटा मैं कोई और काम ना करूँ। उस 1 घंटे में मैं अपना देखूँ कि मुझे क्या चाहिए है, मैं कौन-सी बुक पढ़ना चाहती हूँ, मैं योगा करूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँ, चाहे मैं बैठकर सिर्फ़ जो वॉल है उस पे स्टेयर करूँ। मैं अपनी लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करूँ, कल का दिन कैसा था, आज का दिन कैसा था, आज के दिन क्या-क्या काम करने हैं। सिर्फ़ वो अगर इतना सा भी हम अपने लिए टाइम निकाल लेंगे ना, सोलो मी टाइम, तो हमारी जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो अपने आप ही सॉर्ट हो जाती हैं। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा बताया, मतलब कि हम दिन भर भागते रहते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ड्रेन्ड हो जाते हैं, लेकिन जो 1 घंटा पहले उठने की बात कही, लेकिन वो उठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तो ये प्रायोरिटाइज कर पाना बड़ा चैलेंजिंग अगर होता उठा है। नहीं जा रहा है ना, तो हाँ अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जी। तब वो 1 घंटा ऐसा निकालो कि इस टाइम मैं कुछ काम नहीं करूँगी, ये सिर्फ़ मेरे लिए है। रात को सो गए हैं, फिर सोच लो कि मैं कुछ काम नहीं करूँगी, ये 1 घंटा मेरे लिए है। अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम एक कंफर्ट ज़ोन में होते हैं ना, आपने कहा नींद जो छोड़नी बहुत मुश्किल होती है, तो वो नींद या तो वो नींद देख लो या अपनी मेंटल हेल्थ देख लो। अगर लगता है कि सुबह जल्दी उठकर मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, मैं बड़े फ्रेश माइंड से सारे काम कर लेती हूँ, तो वो उठना अच्छा। अगर लगता है कि नहीं होता, मैं सो लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो सो लो। जब बच्चा सो रहा है, जिनके न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चा सो रहा है, तो मोस्टली कहा जाता है सबको कि अभी ना, मेरी भी जब बेटी छोटी थी तो सब कहते थे कि बच्चा सोया, आप भी सो जाओ साथ में। मैं उस टाइम सोती नहीं थी, मैं उस टाइम अपने काम कर लेती थी, ताकि जब बच्चा उठेगा तो मैं उसके साथ खेल सकूं। मतलब ये नहीं कि हर बार नहीं सोना, उस पे भी ध्यान दो, नींद पे भी ध्यान दो, पर थोड़ा सा कहीं से भी समय अपने लिए जरूर चुरा लो, चुराओ। मतलब, है ना। और डिपेंड्स करता है आपकी क्या लाइफ स्टेज में है, आप जिंदगी के किस पड़ाव पे हैं, बिल्कुल। 30s में, 40s में, 50s में, उसके हिसाब से आप अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपने बताया रिलेशनशिप के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, सेल्फ केयर के बारे में। अब एक जो बहुत क्लोज क्वेश्चन है, मैं मतलब कि एज ए पार्टनर, राइट, कैसे हम एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी को, सोल जर्नी को बेहतर बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, मतलब। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी को खूबसूरत बनाना तो पर्सन के अपने हाथ में ही होता है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो ना, और अगर आपको लगता है कि पार्टनर मुझे सपोर्ट करे, तो पार्टनर ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ के लिए। कैसे? आप मेडिटेट करोगे और वो मजाक बनाएगा,
आप मेडिटेट करना चाहोगे, वो कहेगा कि नहीं मेडिटेशन। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करके स्पिरिचुअल जर्नी पे चले हो कि आपको सपोर्ट मिलेगी पार्टनर से, तो वहीं आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी का फर्स्ट स्टेप है वहीं खत्म हो जाएगा। आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे जब चलना होता है तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है कोई आपको ना समझे, हो सकता है सब कहें कि ये पागल हो गई है, ये अजीब अजीब सी बातें करती है। आपको उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलना होता है कि कोई सपोर्ट नहीं भी करे, लेकिन ये मेरी अंदर मेरी सोल को स्ट्रेंथन होने की जर्नी है। क्योंकि बात आप स्पिरिचुअलिटी की कर रहे हो, तो स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो हर सोल हमारी लाइफ में एक पर्पस से आती है, कोई ना कोई लेसन हमें सिखा कर जाती है। जो आज हमारा पार्टनर है, ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट लाइफ टाइम में भी हमारा पार्टनर था और नेक्स्ट में भी होगा। सब लोग अपना अपना रोल्स जो है वो रिलेशन बदलते चले जाएंगे। अपना जब स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने का मतलब होता है कि अपनी सोल के साथ जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। जब अपनी सोल के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब लाइफ में क्लैरिटी आई कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मुझे क्या क्या करना है अपनी सोल को स्ट्रेंथ करने। तब इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब कुल मिला के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, हर एक सोल इंडिविजुअल है, हर एक का अपना एक पर्पस है, बस एक टाइम बीइंग के लिए इस प्लेनेट पे आए हैं और सबको अपने अपने रास्ते तय करने हैं, सो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वर्ड है, ये इस पे बहुत बार बोला जाता है कि ज़ीरो एक्सपेक्टेशन कर देनी चाहिए, है ना, रिश्ते में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन की वजह से ही दुख होता है। बोलना बड़ा आसान है लेकिन रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। आपका क्या मतलब थॉट है, आपका देखिए, पर्सनल लाइफ अब हम एक्सपीरियंस? ह्यूमन बीइंग हैं और जितना हमसे क्लोज रिलेशन होगा उतनी ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस ही नहीं करनी है, एक्सपेक्टेशंस तो ऑटोमेटिकली होंगी। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है, ओके। समझे? और आपने कुछ एक्सपेक्ट किया लेकिन वो पर्सन को नहीं समझ में आया, उसने उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, तो उसकी वजह से रिश्ते को खराब नहीं करना है। करी मैंने एक्सपेक्टेशन, नहीं समझ में आया सामने वाले पर्सन को, बाद में जाके एक्सप्लेन कर दो। कैसे मतलब? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आज कि मैं वहाँ से फ्री हो जाऊँगी, मैं इस मीटिंग से फ्री हो रही हूँ और मेरे हस्बैंड को मुझे पिक कर लेने आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि आज हमारा कोई स्पेशल डे है तो उनको मुझे पिक करने आना चाहिए, मैंने एक्सपेक्ट किया। लेकिन वो किसी मीटिंग में बिज़ी थे, तो उन्होंने ड्राइवर भेज दिया। अब मैं वो घर आते हैं और मैं उनसे नाराज़ हो जाती हूँ। उनको पता भी नहीं है, उनको हवा भी नहीं है। उनको बिल्कुल भी बिल्कुल कहते हैं ना आइडिया ही भाई नहीं उस है, बात का इल्म भी नहीं है कि इल्म ऐसा भी नहीं कुछ है। है और राइट। मैं नाराज़ हो गई। अब वो दूसरे पर्सन पे ज़्यादती है ना कि उसको पता भी नहीं है, तो बता के नाराज़ हो लो। राइट। पर्सन आए, नाराज़ हो, हाँ नाराज़ हूँ, किस बात पे नाराज़ हो? मुझे था कि आप मुझे पिक करने आओ। वो कह रहे तो मुझे बता देती। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना कि माइंड ही रीड कर लो, वो नहीं। कुछ एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे अगर हो गई और मैं कह रही हूँ अगर हो जाती है पूरी, वो आ गए, वेल एंड गुड। वाओ, मैंने एक्सपेक्ट किया और वो आ गए, राइट। उसको कहते हैं मैनिफेस्ट कर लिया, राइट। राइट? और अगर वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, नहीं पता चला होगा, करेक्ट, करेक्ट। है ना? तो ये चीज़ कर लेनी कि उसकी वजह से रिश्ता नहीं खराब करना, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट कहा था एक्सपेक्टेशंस रिश्तों को खराब करती हैं। कब? एक्सपेक्टेशन ने नहीं खराब किया रिश्ते को, आपके रिएक्शन ने फिर खराब किया जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई उस पर्सन से। कुछ एक चीज़ें जैसे कि रिस्पेक्ट, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती, ये होनी ही चाहिए रिलेशन में, ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब इट इज़ अ ये फाउंडेशन। बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर ये कहे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो, तो वो गलत है। आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए थी, जी। है ना? अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ़ जब हम लड़ाई करें, तो हमारे पेरेंट्स को बीच में ना लेकर आएँ, तो वो एक्सपेक्टेशन सही है कि गलत है? राइट। वो सही है ना, सही है, है बिल्कुल ना? सही है। इसका मतलब अगर वो जो पार्टनर है वो लेकर आ रहा है उनको बीच में, तो वो गलत कर रहा है। करेक्ट। मेरी एक्सपेक्टेशन सही है, तो पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि वो एक्सपेक्टेशंस हैं क्या जिनके पीछे, जिनके पूरा ना होने की वजह से लड़ाई हो रही है। माय गॉड! कितनी क्लियर हुँ, बात बता दी कि सबसे पहले हम रूल्स ही बना लें, भई ये हुँ, एक्सपेक्टेशंस हैं एक हुँ, दूसरे से, आपकी मेरे से और मेरी आपसे, राइट? पता राइट। चल गया तो हुँ, फिर पंगे होंगे ही नहीं, राइट? हुँ, बहुत सारे पंगे सुलझ बिल्कुल, जाएँगे कि मुझे मालूम है बिल्कुल, कि सामने वाले का नेचर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है और इनकी क्या बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस हैं। ये और जो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल करते रहे, हाँ, तो हार्मनी बनी रहेगी। ये पता है यही चीज़ होती है कि हम लोगों को जो पढ़ाया-लिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें पैसा कमाने के लिए तैयार कर रही होती हैं। राइट। जो रिश्ते जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए तो तैयार ही नहीं करती हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत बढ़िया चले जब एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियरली सामने हम एक्सप्रेस करके बता दें कि मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। मेरे हस्बैंड का और मेरा एक रूल है, हर एनिवर्सरी पे हम एक दूसरे से पूछते हैं कि तुझे मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, मुझे तुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, बहुत क्लियरली, बिना इस बात को सोचे कि सामने वाला पर्सन मुझे जज करेगा।
और फिर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, राइट? क्योंकि जब आप बता ही नहीं रहे हो सामने वाले पर्सन को कि मुझे रिलेशनशिप में क्या चाहिए है, मैंने कहा ना हर किसी की जो रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो जाएंगी। अब मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ या मैं गुस्सा कर देती हूँ या मेरी टोन गलत है। अब मेरे हस्बैंड कहे कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ तो मुझे बस टोन में ऐसे मत बोल, वो चीज़ मुझे बुरी लग जाती है। तो मुझे अगली बार से इस चीज़ पे ध्यान रखना है, राइट? मैं भी अगर उनसे बोल रही हूँ कि मैं आप कहीं बाहर हो तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मैंने कॉल किया है तो या तो आप रिप्लाई कर दो या फिर मुझे मैसेज कर दो, इग्नोर मत करो मेरी कॉल्स को। तो उनको फिर आगे से उस चीज़ को ध्यान रखना है, ऐसे रिश्ते अच्छे चलते हैं। मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर Right. सेट हैं और एक्सप्रेस कर दी गई, सबसे बड़ी बात एक्सप्रेशन, मतलब बिल्कुल। एज्यूम नहीं करना है, मतलब हाँ, कि बिल्कुल। सामने वाला अंतर्यामी है और फेस रीडिंग कर लेगा और बता देगा। हाँ, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्सपेक्ट नहीं करना, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करना है। तो इसमें कई बार ऐसा नहीं होता कि फीमेल ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, मेल कम होते हैं? हाँ, ये बिल्कुल होता है क्योंकि मेल्स को शुरुआत से सिखा ही दिया जाए ना गया कि सप्रेस ही करो। ना वो प्यार बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। शादी हो गई, अगर अगर जो हस्बैंड है अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है तो ममाज़ बॉय, अगर अपनी वाइफ से ज़्यादा प्यार कर रहा है तो जोड़ू का गुलाम। अब वो बेचारा प्यार ही नहीं एक्सप्रेस कर सकता। वो अपनी मम्मी से अलग प्यार से बात कर रहा है ताकि किसी को दिखे ना, अपनी वाइफ से अलग छुप के प्यार से बात कर रहा है ताकि और किसी को ना पता चले। बाकी तो ओपनली तो नहीं कर पा रहा ना, वो सप्रेस हो गई इमोशन। दुखी है, अगर रोना चाह रहा है तो भी उसको अपने आंसू छुपा लेने हैं, नहीं तो हर कोई उसको जज करेगा, राइट, है ना? कमजोर है। हाँ, अब कहीं किसी सिचुएशन में उसको भी डर लग रहा है तो लेकिन क्योंकि और 2 फीमेल साथ में खड़ी हो तो उसको यही दिखाना है कि माचो मुझे मैन है आप। हाँ, मैं ही प्रोटेक्ट करूँगा। तो वो उस डर, क्योंकि उसको डरना नहीं है, इस चक्कर में इतने वो रोड रेस जो हो जाते हैं, केसेस ये सब हो जाते हैं, क्योंकि यही सीखा है कि अपने आप को तो मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन के ही दिखाना है। तो सिचुएशनल अवेयरनेस, इमोशनल विजडम, कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है राइट तरीके से, वो चीज़ें शुरुआत से ही नहीं सीखी होती। इस वजह से वो सप्रेस में चले जाते हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं करते। उनको यही डर लगता रहता है पूरी लाइफ टाइम कि हमें जज किया जाएगा अगर हमने एक्सप्रेस किया। और इसी वजह से वो रिलेशनशिप में जब आते हैं तो फीमेल्स को ये लगता रहता है, वाइफ्स को लगता रहता है ये तो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते, ये तो मेरे साथ कुछ डिस्कस ही नहीं करते। तो इसीलिए मतलब ये हाई टाइम है कि मेल्स भी आगे आएँ और अपना एटलीस्ट अपनी वाइफ के साथ तो शुरुआत करें खुद को एक्सप्रेस करने की। और जो वाइफ हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको जज करना बंद कर दें इस चीज़ पे।